गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन है। क्लास 10 का सेट नंबर 12 जो सॉल्यूशन है ना चलेगा। पहले मैथ्स का, इसमें 50% मैथ एंड 50% साइंस, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 30 मैथ का रहेगा और 30 साइंस का रहेगा। चलिए हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, देखिए है ना। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 54 डिग्री, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, है ना। तो साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, देखिए 54 और 36 जोड़ के 90 हो रहे हैं, है ना। तो एक को छोड़ दीजिएगा और दूसरा को सोल्व कीजिएगा, तो इसको आएगा साइन 54 डिग्री घटा के क्या आएंगे 0, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद बोला एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर 36, तो r कॉमन ले लीजिएगा, तो 22/7/2 बराबर 36, है ना। तो r बराबर हो जाएगा 36/7 होगा ना, एलसीएम लीजिएगा, 36 से 36 कटेगा, r इजकल टू 7, यानी त्रिज्या आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन बी मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि देखिए 54, है ना। बोला 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। ए पहला पद जो होता है उसको a बोलते हैं, a के जगह 54 प्लस 9 d के जगह दूसरा में से पहला गया, कॉमन में 54 गया -3, है ना। तो 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 54 में 27 क्या आपका कितना आ जाएगा 27 ऑप्शन ए में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, डिलीट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला बिंदु 2√3 और 3 माइनस √2 का किस पाद में है। ये वाला हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स, तो इसको एक्स डैश, इसको वाई, तो इसको वाई डैश। इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इस पर ये भी पॉजिटिव होते, ये निगेटिव होते और ये भी निगेटिव होते। देखिए इसका निर्माण जो प्लस और प्लस, एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान भी प्लस, प्लस प्लस। इसका निर्माण एक्स का मान पहले लिखा था, तो माइनस प्लस, माइनस माइनस बोथ, है ना। पहले एक्स का मान प्लस में है, उसके बाद वाई का मान, तो इसको चौथा कोऑर्डिनेट है, और ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। तो पहला देखिए, पहला +2√3 है, फिर -√3 है, तो पहले प्लस और माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, कौन वाला है चौथा कोऑर्डिनेट, तो आप आराम से लगा दीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑप्शन डी पर। उसके बाद आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है ये किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है। तो सम संख्या का रूप हो सकता है तो m+2 का, क्योंकि किसी भी पूर्णांक m में, कोई भी पूर्णांक m में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या आएगा ही आएगा, है ना। अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर पूर्णांक में अगर m जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या ही आएगा। नेक्स्ट संख्या क्या होता है, 1 जोड़ने पर विषम, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे अगला आया विषम संख्या, लेकिन अगर 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा अगला सम संख्या। तो सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है 4,5 किस पाद में है ना। इसके जस्ट पहले वाला थ्योरी बताएं, 4,5 दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट में, यानी आप लगा प्रथम पाद, ऑप्शन ए में। 6 नंबर क्वेश्चन था ये। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 में ध्यान दीजिएगा, 7 से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद का मतलब, छठा पद मैंने a+5d बराबर छठा पद 13 और फिर दिया है 12वां पद तो a+11d बराबर 25। दोनों को घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, a प्लस से कट जाएगा, 5 में से इतना गया -6d बराबर 13 में से 25 गया -12, माइनस माइनस कटा 6 दूना 12, सर्वांतर कितना आया डी, तो डी सर्वांतर ही पूछा था ना, है ना। तो सर्वांतर ही नहीं, इसका पहला पद पूछा था, तो डी बराबर कितना आया 2 आया था, डी बराबर 2, डी का मान हम 2 रख देंगे, तो 5 दूना 10, 10 उधर जाके -13 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी पहला पद आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद बोला एक शंकु का आयतन 1570 है। एक शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² बराबर 1570, ये बराबर 1570 है ना। उसके बाद देखिए जब ये 1570 बोल दिया है ना, 1570 बोल दिया और बोला है क्या
पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल नहीं, पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 314, इसकी जगह रख देंगे 314, और ये वाला एच आपको निकालना है बराबर 157। जब 157 ये निकालना है, इसके बाद देखिए 157 से कटेगा 314 दो बार, और 2 से कटेगा ये 0, 2 बचे 10 बार, और 3 इधर भागा उधर जाके गुना में, इधर बचा एच बराबर 5 दिया 15, यानी एच बराबर आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है ना, एच बराबर आप 15 लगा लो, है ना, एच बराबर आपका 15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, बोला कॉसेक 45 डिग्री, तो ये क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री, इसको हम लिख लें 1/sin थीटा होता है, 1/sin 45, sin 45 1/√2, क्या हो जाएगा नीचे से बटा बटा बटा, नीचे वाला ऊपर जाके सटा, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ रहा है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, इसको क्या बोलते हैं संगत एक हल, द्वितीय हल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा संगत, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बोला है इसमें से कौन सा है सबसे व्यापक रूप है जो है त्रिघात का, त्रिघात माने त्रिघात समीकरण, तो पावर 3 वाला को x³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0, त्रिघात का 4 घात वाला लिख रहे हैं, x³ + bx² + x³ + bx² + cx² + dx + c इक्वल टू 0, एक घात वाला ax + b इक्वल टू 0, दो घात वाला x² + bx + c इक्वल टू 0। ये देखिए पावर 2 है, दो घात वाला पावर 1 है, एक घात वाला पावर 4 है, चार घात वाला पावर 3 है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, बढ़ते पावर से लो पावर की ओर लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। उसके बाद आते हैं पावर, ये 3 वाला पावर मार दो, त्रिघात पूछा था। उसके बाद है अल्फा और बीटा, 1/अल्फा + 1/बीटा, एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा तो जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, कटेगा -b/c, तो -b/c, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस का फार्मूला b के जगह -5 है और c के जगह 7 है, माइनस माइनस प्लस 5/7, प्लस में 5/7, ऑप्शन बी में। तो यह हुआ था 12 नंबर। अब आते हैं 13 नंबर पे, ऊपर करते थोड़ा, देखिए 13 नंबर आपका कह रहा है 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या होने वाले, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको न, तो हम तो हल करने का तरीका बताए। देखिए 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0, 6 × 18, 18 को तोड़िए 2 9 बार में, 6x² माइनस इसको लिख देंगे 9x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0, है ना, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 प्लस 1, तो हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक प्लस 3/2, एक बार आएगा 3x बराबर +1 उधर जाकर -1, तो हो जाएगा -1/3, x बराबर आ जाएगा -1/3 और 3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर 3 -3 +3/2 +3/2 और -1/3 होना चाहिए, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक आका ऑप्शन में माइनस होना चाहिए, आप सुधार लीजिएगा, है ना। तो अगर हम इसको प्लस कर दें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा ऑप्शन में, है ना। उसके बाद देखते हैं 1/अल्फा प्लस, फिर दिया है 1/अल्फा + 1/बीटा, याद रख लीजिए -b/c, -b की जगह 2 है, c की जगह 3 है, -2/3, ऑप्शन बी। मतलब दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण क्या होंगे। दो रैखिक समीकरण के आलेख एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं, काटने वाले, तो इसके समीकरण क्या होंगे, है ना। बोला इसका क्या माने कितना हल होगा, एक जगह काट रहा है, एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो एक हल है ना, हाँ ऑप्शन बी मारो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, 15 नंबर हो गया आपका, तो अब आते हैं 16 नंबर में। ठीक है, चलिए 16 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या बोल रहा है 16 नंबर, बोला 1 5 9 13 17 21
तथा 25 एक समांतर श्रेणी है तो इसका पदांतर क्या है? पदांतर का मतलब डी होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद या माइनस दूसरा पद, या दो क्रमागत पदों का अंतर, बड़ा में से छोटा को घटाना। लेकिन 5 में से 1 गया 4, दूसरा पद में से यानी ऑप्शन 4, ऑप्शन डी मार दीजिए। उसके बाद दो क्रमिक संख्या, दो क्रमिक सम संख्या, जैसे 2, 4 दो क्रमिक सम संख्या है का HCF क्या होगा, है ना? तो 2 से 4 में भागा देंगे, है ना? तो छोटी संख्या में से क्या होती है? HCF, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए उसका मसा और लसा का गुणनफल। तो मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, संख्या A गुने B है, इसका मतलब इसका आंसर A गुने B आएगा ऑप्शन सी में। उसके बाद देखिए बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित किया जाए करने का तकनीक है। तो मसा HCF हम लोग निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग पढ़े थे, EDA करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी को बोलते हैं EDL, है ना? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना? जो पढ़े थे A बराबर BQ प्लस R भेयर, याद रखिएगा A बराबर BQ प्लस R भेयर R इज ग्रेटर देन 0 में बी इक्वल देन एंड लेस देन B। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, क्या है? बोला है पाई क्या है ना? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या आर्यभट्टा ने दिया था, 22/7 इसका मान होता है 3.14 फॉर सर्किल के लिए होता है। अगर डिग्री में बात करते तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना? और 2 पाई बराबर 360 डिग्री होगा, है ना? तो ये सब याद रखना है। एक पाई बराबर 180 डिग्री, सॉरी दैट एक पाई बराबर 180 डिग्री, है ना? तो ये हो जाएगा एक पाई बराबर तो एक डिग्री का भी कह दे, एक डिग्री बराबर तो पाई बटा 180, है ना? और रेडियन में भी हम, है ना, इसको अगर रेडियन में दिखाना हो, है ना, इसको रेडियन में, तो रेडियन का संकेत होता है C से डिनोट, है ना? पाई रेडियन ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान आगे देखिए 20 के बाद 21 नंबर में कह रहा है, आगे बढ़ाते हैं। 21 नंबर में आपका बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है 21 नंबर में? क्या हो गया 21 नंबर में? A1 दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तो वह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? समांतर रेखाएं तो उसका कोई हल नहीं, है ना? तो कोई हल नहीं, देखो ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर A, है ना? समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं, इसके लिए निकाय लिखना है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा, है ना? ये सब कोई हल नहीं के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोला एक किस मान के लिए इतना और इतना के शून्य एक शून्येतर हल होगा, है ना? यानी इतना और इतना के एक शून्य जो है शून्येतर हल होगा, किस हल के लिए? तो यहाँ पर दिया हुआ AX + 10y और नीचे से दिया हुआ है 2x + 5y, तो A/2 और 10/2, है ना? तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे इसको A/2 है ना, तो A/2 हो गया बर इक्वल टू 10/5 यानी होगा 5/2, 2 2 4, A बराबर 4, A बराबर 4 पर यानी A बराबर 4 मार दो, 4 होगा ऑप्शन सीट। A बराबर 4 मार दीजिए, साइंस वाला आ गया था, है ना? तो ऑप्शन 4 मार दीजिए। द्विघात समीकरण x² + द्विघात प्रकृति क्या है? बोला है x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? D बराबर होता है B² - 4AC, है ना? तो D बराबर B² - 4AC, तो B² यानी 1 का स्क्वायर -4, 1 C की जगह -1, तो माइनस प्लस 4, 1 - 4 -3, यानी D इज लेस देन 0 से छोटा अवास्तविक असमान, अवास्तविक असमान देखिए होगा अब अवास्तविक असमान
डी इज लेस देन जीरो, अवास्तविक असमान, वास्तविक तथा असमान, डी इज लेस देन जीरो निकला, और डी इज लेस देन अवास्तविक तो है ही नहीं, फिर से देखना पड़ेगा। डी ए बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 बराबर 5, डी इज ग्रेटर देन जीरो, सो दैट वास्तविक समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान है ना, तो वास्तविक और समान ऑप्शन ए में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी है, कौन नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा, द्विघात समीकरण ये नहीं है ना, क्योंकि नीचे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट 26 नंबर में आ रहे हैं, तो 26 नंबर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है द्विघात समीकरण के विविक्तीकर निकालो। विविक्तीकर डी को बोलते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 16, 25 में 16 गया 9, डी इज इक्वल देन 9 है ना, डी इज इक्वल देन 9 तो हो जाएगा आपका 9। देखिए 9 यहाँ पर होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में 9 कहाँ है, हाँ ना, 9c में बोला है 4 - 1/2 x² के शून्य कौन है, जीरो के बराबर कर देंगे तो 4 बराबर 1/2 x², 4 दूना 8 बराबर x², x बराबर आएगा 2√2 हमारी ऑप्शन में 2√2 ऑप्शन ए में। उसके बाद बोला है क्या, इसमें आपको एक ऑप्शन सुधारना पड़ेगा, x बराबर √16/25 है, 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी मार लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लिख लेना, x² बराबर √16/25, 4/25 5 है ना, तो ये परिमेय संख्या डन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर है, समांतर श्रेणी, तो हम ऑप्शन बी को चेक कर देते हैं है ना, तो ये 10 माइनस में, फिर -6 और -2 और फिर 2, देखिए इससे उसको घटाएंगे तो -6 घटाओ -10 तो हो जाएगा -10 यानी +4, फिर घटा रहे -2 घटाओ -6 यानी ये भी +4, दोनों तरफ डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर में बोला है 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उसका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। 3 संख्याएं एपी में है 6, 8, 10, देखिए 2 से 2 का अंतर, फिर 10 यानी फिर 2 का अंतर एपी में है, उसका वर्ग बोला है 8, 6, 14, 14, 10, 24, योगफल 24 बोला है, वर्गों का योग 6 का 36, 8, 8, 64, जोड़ के 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाता वैरी, यानी ऑप्शन बी मारिए, बी आपका सही आंसर। उसके बाद आते हैं साइंस पे है ना, तो साइंस पे आते हैं, देखिए साइंस वाले में आते हैं है ना, 31 नंबर 30 नंबर तक हुआ, देखिए साइंस में आते हैं वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश के रहने वाले थे या किस देश से संबंधित थे, तो ये थे आपका फ्रांस के है ना। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के थे है ना, और भारत से तो एस एन बोस हैं, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, बहुत सारे है ना, तो यहाँ पर आपको फ्रांस से है। एम्पियर जो है ना, एम्पियर का खोज किए थे, मीटर में एम्पियर का जो इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर वाले मीटर को है ना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, नहीं सब आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है कि पवनों का देश किससे कहा जाता है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है ना, परिमाण एवं दिशा दोनों होगा, ऑप्शन सी मार लो आराम से। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, नाइक्रोम जो बना होता है ना, वो जो बना होता है नाइक्रोम बना होता है निकेल और क्रोमियम, Na+ क्रोमियम, ऑप्शन ए में निकेल प्लस क्रोमियम नाइक्रोम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होती है, ऑप्शन डी है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जूल बटा कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट, जूल बटा कूलम है ना, जूल को वर्ग, कूलम को क्यू, वोल्ट को भी बराबर W/Q ना। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए
जूल बटा कूलम हो गया। उसके बाद देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बोला है। विभवांतर को हम वोल्टेज में मापते हैं, वोल्ट, तो हो जाएगा वोल्ट विभवांतर, है ना। विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। बोला विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर लगाओ या वोल्टामीटर लगाओ, बात है कि बी और डी दोनों में भी संभव है। बोला शक्ति का ऐसे वोल्टमीटर होता है ना, डी लगा, है ना। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का वाट होता है। अगर व्यावसायिक मात्रक पूछेगा तो आप यूनिट, या बिजली का जो व्यावसायिक मात्रक है यूनिट में मापते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक, ऑप्शन बी मान लिया, है ना। उसके बाद आते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर आपका कह रहा है ना, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित माने बड़ा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बढ़ाने के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग पड़ेगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाला यंत्र को भी ऊपर उठाते हैं। धारा मापने वाला जो भी यंत्र है ना, देखेंगे धारा मापने वाला जो यंत्र है, धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आमीटर कहते हैं। और एम्पियर में मापता है, एम्पियर में। कूलम से वोल्ट मारते हैं, वोल्टामीटर से मापता है। डायनेमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? डायनेमो में दोनों, एसी और डीसी दोनों उत्पन्न होती है। डीसी डायनेमो डीसी धारा, एसी डायनेमो एसी धारा। आवेश का मात्रक, आवेश माने आवेश का मात्रक को कूलम कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय है ना, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय नहीं, सौर ऊर्जा। हाँ, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, क्योंकि ये समाप्त होने वाला नहीं है। वैसा ऊर्जा समाप्त नहीं होता उसे नवीकरणीय कहा जाता है ना। पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएंगे, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। निम्न में से कौन अधातु होते ही भी चमकीला होता है ना? तो ये आपका आयोडीन मान लीजिए। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, बताया था क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। देखिए यही Mg है, यही Mg जो आपका ये पूरा कंपोनेंट है, क्लोरोफिल है ये, है ना। ग्रीन कलर का होता है, पत्ती में पाया जाता है, ये मैग्नीशियम कंपोनेंट है। यही Mg के कारण ऐसा कंपोनेंट में कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन है, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी, इसलिए पूछता है ना। तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम कंपोनेंट। उसके बाद मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं तंत्रिका, ये मनुष्य के उत्सर्जी अंग जो इनको ब्रिक बोलते हैं, किडनी। ये दो जोड़ी होती है, बीन के आकार की होती है। बीन के आकार की दो जो है ना, दो जोड़ी नहीं एक जोड़ी होती है, यानी संख्या में दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? आपका कॉकरोच में पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के रोगी भारत में ही है। डायबिटीज, इसी को मधुमेह बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शर्करा रोग बोलते हैं, है ना। इसको बचाने के लिए आपको इंसुलिन की गोली या सुई दी जाती है ना। उसके बाद तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से हुआ? तो इंडो, सी मान लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बोला मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी किडनी वाला उत्सर्जन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन इसका काम है ना। ब्लड प्यूरिफिकेशन, किडनी के स्टडी को, किडनी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोनोलॉजिस्ट, है ना। नेफ्रोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मतलब किडनी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में आपका कौन सा क्रिया होता है? फर्मेंटेशन, क्योंकि दही को जमाने के लिए ईस्ट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं मानव मादा मिनिस्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में, है ना। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। गर्भाशय में भ्रूण का पाचन होता है। योनि इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हैविंग टू कैरी शुक्राणु बोलते हैं उसको, है ना, जो जिसे लेके जाने का काम करता है। ये योनि द्वार के द्वारा जाता है इनसाइड। उसके बाद देखते हैं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आपको देखने को मिला हाइड्रा में, है ना। हाइड्रा एक प्रकार का पौधा का टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से बड़ निकले होते हैं, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये मुकुलन होता है, ये धीरे धीरे अलग होकर फिर दो पार्ट में बन जाएगा। तो ये अलग हाइड्रा, ये अलग हाइड्रा, इस प्रकार से ये मुकुलन कहलाता है, ये कहलाता है मुकुलन। इसी को बोलते हैं बडिंग, BUDDING, बडिंग, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट,
उसके बाद देखते हैं परागकोश। सॉरी दैट अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में। आप मार दीजिए आराम से, ऑप्शन नंबर बी में। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। देखिए ऑप्शन में दिया होगा परागकण, है ना, परागकण देखते हैं, है ना, ये आपका परागकण। उसके बाद बाह्य दल पुंज होते हैं, फूल में होते हैं। हाँ, उसके बाद अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जो किसी से क्रिया नहीं करता है। यहाँ पे सबसे अक्रिय तत्व है हीलियम। हीलियम अक्रिय तत्व है ना, और लगभग निष्क्रिय सोना भी है ये, है ना, धातु में आते हैं। और 61 में एक क्वेश्चन फालतू दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार आपका क्या रखा गया? परमाणु संख्या, है ना। न्यूज फॉर द न्यू कमर्स ऑफ द 2021 के लिए, है ना, जो न्यू कमर्स हैं क्लास 10th बैच के लिए, उसके लिए आपको 15 दिसंबर से खुल रहा है नया बैच, है ना। 15 दिसंबर से नया बैच खुलने वाला है ना, जो सबसे अच्छा बैच होगा और ये टारगेट बैच होगा। और इसमें एक बार अभी एडमिशन हो रहा है। एडमिशन एक बार हो जाने के बाद, है ना, फिर इसमें एडमिशन बंद हो जाएगा, तो फिर एक्स्ट्रा बच्चे को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बाकी के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।